वर्तमान स्थिति में हम कहाँ पर हैं और भावी स्थिति में कहाँ पर जाना चाहते हैं, इसके बीच में जो अंतर को पूरा करता है वह नियोजन कहलाता है। नियोजन का अर्थ समझने के लिए नियोजन पूर्व में ही एक निश्चित कर लेना है कि क्या करना है, कब करना है, किसे करना है। योजना हमेशा कहाँ से कहाँ तक जाना है के बीच रिक्त स्थान को भरता है। अर्थात उद्देश्य के लिए एक सेतु का काम या ब्रिज का काम नियोजन का होता है। नियोजन हमें उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए सरल रास्ते का निर्माण करता है। अर्थात जिस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो योजनाएं क्रमबद्ध रूप से बनाई जाती हैं उसी को नियोजन कहा जाता है। यह प्रबंधन का आधारभूत कार्यों में से एक कार्य होता है। इसके उद्देश्य और लक्षणों का निर्धारण किया जाता है। उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्यविधि का निर्माण भी किया जाता है। इस अध्याय में हम नियोजन के महत्व, सीमाएं, दोष का वो पढ़ेंगे। निर्देशन का महत्व में पहला महत्व है मार्गदर्शन का कार्य। मार्गदर्शन अर्थात कार्यविधि से संबंधित जो भविष्य में हमें किस तरीके से क्या कार्य करना है उसके दिशा निर्देश का उल्लेख करता है। दूसरा महत्व नियोजन अनिश्चित रूप के जोखिम को कम करता है। यदि हम किसी संरचना को पूर्व में योजनाबद्ध रूप से बनाते हैं तो लगभग हम भावी भविष्य के जोखिम से बचने का कार्य कर सकते हैं। अतः नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भविष्य में झांकने का अवसर प्रदान करती है और पूर्व में ही सावधान होने के लिए हम तैयार रहते हैं, जिससे व्यावसायिक रूप से कम हो सकता है। तीसरा महत्व नियोजन अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। अपव्यय का अर्थ होता है कि आकस्मिक, अनिश्चित रूप से, अनावश्यक रूप से होने वाले व्यय। अतः नियोजन जो योजना केवल जो कार्य किया जाता है उसमें समस्त व्ययों का पूर्व अनुलोकन किया जाता है, जिससे अनावश्यक व्ययों को होने से बच सकते हैं। अर्थात इसको समझ नियोजन विभिन्न विभाग एवं व्यक्तियों के प्रयासों में तालमेल स्थापित करता है। तो तालमेल स्थापित हो जाता है तो उनके बीच में कई प्रकार की समझौते और सामंजस्य आ जाता है। सामंजस्य से अनावश्यक रूप से होने वाले व्ययों को कम किया जाता है और जिससे अनुपयोग गतिविधियां कम हो जाती हैं। जो उपयोग में आने वाली कार्यविधि है, गतिविधियां हैं, इनको सीमितता मिलती है। वह नव परिवर्तन यानी नवीन विचारों वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। नियोजन विभिन्न विभाग या व्यक्तियों के प्रयासों में तालमेल स्थापित करता है, जिससे बिना उपयोग में आने वाली गतिविधियां कम होती है और शीघ्र से अपने विचारों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। व्यवसाय का पांचवा निर्णय लेने में सरलता। प्रबंध के विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन। किसी भी कार्य करने के लिए कई मार्ग या रास्ते होते हैं, उनमें से सबसे सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, किस में कम लागत आएगी, कहाँ लाभ है, इस चीज़ का निर्धारण हम नियोजन प्रक्रिया के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए निर्णय को सीख से सीख लेने की प्रक्रिया नियोजन से ही होती है। इस प्रकार हम नियोजन के 5 महत्व को सीख चुके हैं जो पेपर के हिसाब दृष्टि से उपयुक्त है। नियोजन के महत्व को पढ़ लेने के पश्चात आइए अब हम इसके नियोजन की विशेषताओं को समझते हैं। इसकी पहली विशेषता है नियोजन को ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित करता है। अर्थात प्रबंध का मुख्य कार्य उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। हम किसी मार्ग में या किसी अन्य स्थान पर भ्रमित न होकर उद्देश्य की तरफ केंद्रित हों, यह कार्य नियोजन के द्वारा ही संभव हो पाता है। अतः प्रबंध का शुभारंभ नियोजन से होता है। नियोजन का शुभारंभ उद्देश्य निर्माण से है। उद्देश्य के अभाव में किसी भी संगठन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसकी दूसरी विशेषता है नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। सर्वोपरि यानी सबसे प्राथमिक कार्य होना आवश्यक है।
बिना योजना के किया गया कार्य कभी भी सफल नहीं होता, ये अपन भी जानते हैं। अर्थात प्रबंध का यदि कोई कार्य मुख्य है वह नियोजन होगा। अन्य सभी कार्य जैसे संगठन है, निश्चीकरण है, निर्देशन है, नियंत्रण है, इसके बाद किए जाते हैं। अर्थात पूर्व में योजना के अनुसार संगठन होगा, यानी सारे सामान या सामग्री इकट्ठी होना है, उनको इकट्ठा करेगा, उसी के बाद नियुक्ति होगी। बिना योजना के कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। तीसरी विशेषता है सर्वव्यापक। नियोजन हर एक कार्य में, हर एक सभी स्तरों पर आवश्यक होता है, अतः यह सर्वव्यापक कहना इसे उचित होगा। योजना बनाना प्रत्येक प्रबंधक का जरूरी कार्य है, चाहे वह प्रबंध संस्था का संचालक हो या कारखाने के कार्य करने वाले कोई भी फोरमैन। चौथी विशेषता है नियोजन सतत है, यानी कि लगातार होने वाली प्रक्रिया। नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। योजनाएं एक विशेष के लिए बनाई जाती हैं, प्रत्येक समय अवधि के व्यतीत हो जाने के बाद फिर से नई योजनाओं का निर्माण किया जाता है, अतः यह कार्य निरंतर चलता रहता है। पांचवी विशेषता नियोजन भविष्यवादी है, यानी कि नियोजन पिछला घटित हुए कार्यों पर नहीं बनाया जाता। जो योजनाएं हमें भविष्य में जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना है उनके लिए बनाई जाती है, इसलिए इस योजनाओं को नियोजन को भविष्यवादी कहा गया है, क्योंकि ये हमेशा जो विचार करता है वो विचार होता है कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, इसके संबंधित होता है। महत्व पढ़ लेने के पश्चात अब हम नियोजन की सीमाओं का अध्ययन करते हैं। नियोजन की सीमाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आंतरिक सीमाएं, दूसरा भाग है बाहरी सीमाएं। आइए सबसे पहले हम आंतरिक सीमाओं का अध्ययन करते हैं। आंतरिक सीमाओं में पहला सीमा है नियोजन दृढ़ करता है। नियोजन व्यक्ति की पहलशीलता, सृजनशीलता को हतोत्साहित कर देता है। एक बार योजना बन जाने के बाद प्रबंध वातावरण में हुए परिवर्तन को ध्यान में रखे बिना कठोरतापूर्वक इसका पालन करते हैं, अतः वे नए विचार और सुझाव लेने और देना बंद कर देते हैं। इसलिए विस्तृत नियोजन संगठन कठोर रूपरेखा का सृजन करता है। अर्थात यहाँ मान सकते हैं कि योजना एक ऐसी रूपरेखा या बाउंड्री है जिसके बाहर कोई भी प्रबंधक बाहर नहीं निकलता। अर्थात जो संरचना बनी हुई है उसी संरचना के अनुसार व्यक्ति को कार्य करना होते हैं। यदि एकाएक आकस्मिक रूप से कोई निर्णय लिया जाता है तो वह निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि नियोजन का अर्थ ही है पूर्व में योजना बनाना और फिर उस योजना के अनुसार कार्य करना। दूसरी सीमा है नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में प्रभावी नहीं रहता। नियोजन भविष्य के बारे में किए जाने पूर्वानुमान पर आधारित है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, परिवर्तनशील होता है, इसलिए इसका पूर्वानुमान प्रायः पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाते। अर्थात भविष्य को कोई भी वक्ता या भविष्यवाणी सटीक रूप से नहीं बता सकती, और नियोजन लगभग भविष्य की योजनाओं पर ही आधारित होता है। भविष्य निर्धारित न होने के कारण इस पर जो किया गया पूर्वानुमान है वह पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता। तीसरा, नियोजन रचनात्मक को कम करता है। नियोजन उचित प्रबंध द्वारा किया जाता है, अन्य स्तरों की रचनात्मक को कम करता है। नियोजन की चौथी सीमा आंतरिक सीमा में नियोजन में भारी लागत आती है। अर्थात बड़े स्तर के व्यवसायों के लिए नियोजन प्रक्रिया करना उचित है, किंतु जो व्यवसाय छोटे उपक्रम में कम लागत पर करे जाते हैं उनके लिए योजनाओं का कार्य अधिक लागतवार होता है, क्योंकि योजना के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है और विशेषज्ञों को श्रम भुगतान करना लागत में वृद्धि करता है। पांचवी सीमा नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। अर्थात बड़े स्तर पर या उच्च स्तर पर जब कार्य किया जाता है तो वह नियोजन के अंतर करना अच्छा माना जाता है, किंतु जब छोटे छोटे कई व्यवसाय हैं, घरेलू व्यवसाय हैं या व्यक्तिगत कार्य हैं, उन हर एक कार्य के लिए नियोजन करना अनावश्यक माना जाता है, जिससे समय की बर्बादी मानी जाती है। नियोजन की पांच आंतरिक सीमाएं पढ़ लेने के पश्चात आइए हम बाहरी सीमाओं के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। पहली सीमा है सरकारी नीति में परिवर्तन होने के कारण नियोजन असफल हो जाता है। अर्थात समय समय पर सरकार की
नीतियाँ व्यवसाय के प्रति बदलती रहती हैं। एकाएक परिवर्तन होने के कारण पूर्व में बनाई गई योजना भविष्य में असफल भी हो जाती है। दूसरा, बाहरी सीमा में प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़ है, भूकंप है आदि कारण भी नियोजन के सफलता को प्रभावित करते हैं। अर्थात कभी कोई उत्पादन की प्रक्रिया का एक निर्धारित समय करा गया कि 1 वर्ष के अंदर 5000 इकाइयों को बनाएंगे, किंतु वर्ष के मध्य में ही भूकंप या कहीं बाढ़ आ जाती है, उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। अर्थात नियोजन प्राकृतिक कारणों से प्रभावित होता है। तीसरा, प्रतियोगिता द्वारा अपनाई जाने वाली व्यूह रचना में बदलाव के कारण एक संगठन का नियोजन प्रभावित हो जाता है। चूँकि नियोजन हम पूर्व में ही निर्धारित कर लेते हैं, जब प्रतियोगिता लगातार बढ़ती है तो हमें योजनाओं में मध्य व्यवसाय के मध्य में या प्रबंध के करते समय ही समय समय पर कई बदलाव करना होते हैं, जो कि नियोजन के कार्य को असफल बनाते हैं। चौथा, बाहरी सीमा के अंतर्गत तकनीक में होने वाली निरंतर बदलाव के कारण नियोजन प्रभावहीन हो जाता है। अर्थात समय परिवर्तन के साथ किसी कार्य करने के लिए नए उपकरण या नवीनीकरण हो जाता है, जिससे तकनीकी विकास होता है। तकनीकी विकास के कारण नियोजन में की योजना में समय समय परिवर्तन करना आवश्यक होता है। अर्थात पूर्व की बनाई गई योजनाएं प्रभावहीन हो जाती हैं। पांचवा, आर्थिक सामाजिक पर्यावरण परिवर्तन से भी नियोजन असफल हो जाता है। हमारे आर्थिक पर्यावरण सामाजिक पर्यावरण लगातार गतिशील है, समय समय के अनुसार इनमें बदलाव आता है। योजनाएं पूर्व निर्धारित करते हुए लगातार व्यवसाय उन्हीं योजनाओं को पालन नहीं कर सकता, उन्हें भी इन्हीं के अनुसार अपना परिवर्तन करना अनिवार्य होता है, क्रिया के रूप में माना जाता है। आइए इसको आगे समझते हैं। उद्देश्य का निर्धारण। प्रक्रिया का अर्थ होता है कि हर एक चरणबद्ध रूप से कार्य। इसका पहला चरण उद्देश्य का निर्धारण है। अर्थात नियोजन प्रक्रिया में पहला कदम उद्देश्य का निर्धारण करा जाता है। अर्थात निर्धारित होने के उपरांत उसी दिशा में कार्य को के प्रति योजनाएं बनाई जाती है। दूसरा, परिकल्पनाओं का विकास। परिकल्पना यानी कि जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य है, उस उद्देश्य के क्षेत्र को ध्यान रखते हुए उस पर विचार विमर्श या विचारों का या कल्पनाओं का समावेश किया जाता है। योजना भविष्य से संबंधित होती हैं, भविष्य की अनिश्चितता से संबंधित होती है, इसलिए प्रबंधक को कुछ पूर्व कल्पनाएं करनी होती हैं, यह परिकल्पनाएं कहलाती हैं। योजना में पूर्व कल्पनाओं में बाधाएं, समस्याएं आदि सभी चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। उदाहरण के रूप पर यदि हम किसी एक निश्चित निर्धारित इकाइयों का उत्पादन करना चाहते हैं, तो उसके लिए पूर्व में कल्पना की जाती है कि हम उत्पादन में किन किन समस्याओं का सामना करेंगे, अर्थात किन किन चीज़ों की उपलब्ध होना आवश्यक है। इन सभी चीज़ों पर विचार करना आवश्यक होता है। तीसरा बिंदु, कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान। उद्देश्य निर्धारण होने के बाद उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकल्पों की पहचान की जाती है। जैसे हम जानते हैं, उत्पादन के लिए कई विकल्प यानी कि ऑब्जेक्ट प्राप्त होते हैं कि हम एक ही कार्य को कई अलग अलग तरीके या अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। उनमें से कौन सा तरीका या हमारा कार्य करने का तरीका कौन सा सही उचित होगा, सर्वोत्तम होगा, उसका चयन करना आवश्यक होता है, जो कि नियोजन के द्वारा ही संभव होता है। चौथा बिंदु, विकल्पों का मूल्यांकन। जो विकल्प अपन ने चुनाव करा है उसकी क्या अच्छाई हैं, क्या बुराई हैं, इन सब की जानकारी को एकत्रित कर कर उनका मूल्यांकन करा जाता है तथा उनके परिणाम को ध्यान में रखकर उसका चुनाव करना ही नियोजन कहलाता है। विकल्पों का चुनाव। तुलनात्मक रूप से जो विकल्प हमें प्राप्त हुए थे, उनमें से सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है, इसको चुनना ही विकल्पों का चुनाव होता है। ऐसा विकल्प चुना जाता है जो कि गुण, अवगुण, संसाधन, परिणामों के आधार पर विकल्प सर्वाधिक लाभकारी और कम से कम ऋणात्मक परिणाम देने वाले, अर्थात जो कम से कम हानि पहुंचाए, ऐसे विकल्पों को इस व्यापार के रूप में शामिल किया जाता है। आइए नियोजन समझ लेने के पश्चात हम योजनाओं को समझते हैं। योजना संगठन द्वारा अपने उद्देश्यों को
प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई, अर्थात पूर्व निर्धारित उद्देश्य। जिन उद्देश्यों की तरफ हमको जाना है, उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य को ही हम योजना बोल सकते हैं। यह दस्तावेज है जिसमें यह उल्लेखित होता है कि निश्चित उद्देश्य को किस प्रकार प्राप्त किया जाना है। एक निश्चित योजना के निर्धारण का महत्व इस तथ्य को स्पष्ट हो जाता है कि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक से अधिक उपाय हो सकते हैं। एक ही उद्देश्य के लिए हम कई प्रकार के कार्यों से या मार्गदर्शन के द्वारा उस उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं, परंतु वह मार्ग जो कि सर्वश्रेष्ठ है, सही रूप से अपने कार्य तक पहुंचा सकता है, तो उसी मार्ग को चयन करना ही योजना ही कहलाता है। तार्किक योजना की सहायता से संगठन के उद्देश्य सरलतापूर्वक प्राप्त किया जाता है। तार्किक अर्थात हर एक कारण का विपरीत क्या तथ्य हैं, इनको देखना, उस पर विचार विमर्श करना, हर एक चीज़ का कारण निर्धारण करना। इस तरीके से जो योजना होती है वो उद्देश्य को सफलतापूर्ण बनाती है। एकल प्रयोग योजना। व्यवसाय में एकल प्रयोग योजना से हमारा आशय उन योजनाओं से होता है जो कि विशिष्ट उद्देश्य वाली एकल परियोजना अथवा घटना हेतु तैयार की जाती हैं या उन गतिविधियों पर लागू होती हैं जिनकी पुनरावृत्ति अथवा जिनका दोहराव नहीं होता। ये एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु तैयार की जाती हैं। अर्थात एकल प्रयोग मतलब एक ही प्रकार से प्रयोग की जाने वाली एक ही कार्रवाई के लिए बनी है योजना, अन्य किसी कार्रवाई के लिए योजना ना बनी हो। इस प्रकार की जो योजना बनाई जाती है वो एकल प्रयोग की जाती है। इस प्रकार की योजना का विकास विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप ही किया जाता है। एकल प्रयोग योजना की अवधि विचारार्थ परियोजना कार्य पर निर्भर करती है, जो कि एक दिन से लेकर कई माह तक भी हो सकती है। उदाहरण अपन लेकर चलें तो इसमें एक विशेष विज्ञान अभियान की रूपरेखा विज्ञापन अभियान के क्रियान्वयन के पश्चात इस योजना की प्रासंगिक समाप्त हो जाती है। यद्यपि इस प्रकार की योजना भविष्य में नई योजना तैयार करने हेतु उपयोगी होती है। योजना को यदि हम समझना चाहें तो इस चित्र के माध्यम से ठीक तरीके से समझ सकते हैं, अर्थात वह कार्य जिसमें उद्देश्य, विधि, मोर्चाबंदी, कार्यविधि, नीति, नियम, स्थायी योजना, एकल प्रयोग, बजट प्रयोग आदि शामिल हों। आइए निम्न बिंदु को हम विस्तृत रूप से समझते हैं। योजना। स्थायी योजना के प्रकार में पहला प्रकार है उद्देश्य। उद्देश्य अभिप्राय उन अंतिम बिंदुओं से होता है जिन्हें हम प्राप्त करने के लिए संगठन को प्रयत्नशील करते हैं, अर्थात प्रत्येक वह कार्य जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं तथा जिसके लिए हम कार्य करने के लिए इच्छुक हैं। उद्देश्य प्रबंध का वह गंतव्य स्थान है जहां उसे भविष्य में पहुंचना है। नियोजन के अंतर्गत सर्वप्रथम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। यदि उदाहरण लेके चलें, बिक्री को 10% बढ़ाने का उद्देश्य किसी उपक्रम में रखा हुआ है, निवेश पर 20% की दर से आय प्राप्त करना है। उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए तथा ये मापने एवं प्राप्त करने योग्य होना आवश्यक है। दूसरा प्रकार व्यू रचना यानी कि मोर्चाबंदी। व्यू रचना से अभिप्राय उन योजनाओं से जिन्हें एक संगठन परिस्थिति, चुनौतियां एवं अवसरों का सामना करने के लिए तैयार करता है। जब एक संस्था के प्रबंधकों द्वारा कोई नई योजना बनाई जाती है तो उसे आंतरिक व्यू रचना कार्यनीति कहा जाता है, और जब कोई योजना प्रतियोगिता की योजना को सामना करने के उद्देश्य से बनाई जाती है उसे कार्यनीति या व्यू रचना कहा जाता है। तीसरा चरण नीति। नीति समान दिशा निर्देश कथन होते हैं जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए निर्णयों को एक रूपता प्रदान करते हैं, अर्थात उद्देश्य की तरफ जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो एक निश्चित दिशा को प्रदान करने वाले कथन जो होते हैं वह नीति कहलाती है। नीतियाँ संस्था के कार्यरत पन्नों को दिशा प्रदान करती हैं, अपेक्षाकृत लचीली होती हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरणतः संस्था द्वारा एक नकद आधार पर बिक्री करना, संस्था में उपलब्ध कुछ पदों के महिला के लिए आरक्षित करना भी एक नीति बनाई जा सकती है। चौथा बिंदु कार्यविधि। कार्यविधियाँ
वे योजना होती हैं जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को क्रम निश्चित करती हैं। अर्थात हम किसी कार्य को किस तरीके से किन किन चरणों में करेंगे, उन चरणों में से पहला चरण कौन सा, उसके बाद दूसरा कौन सा, इन सभी चीज़ों का क्रम निश्चित करने की प्रक्रिया जो है वो कार्यविधि होती है। इसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि किसी कार्य को किस प्रकार किस क्रम में करना है। इसके द्वारा कार्यों के निष्पादन में सहायता प्रदान होती है, जैसे कर्मचारियों का चयन करना आदि। पांचवा बिंदु नियम। नियम वे विशिष्ट कथन हैं जो बताते हैं किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है, क्या नहीं करना। इनके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कार्य करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। नियम निश्चित और कठोर होते हैं तथा इनके द्वारा संस्था के अनुशासन सुनिश्चित किया जाता है। उदाहरण, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रयोग की गई विभिन्न विधियां को नियम कहा जाएगा। बस